नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी शख्सियत को याद कर लेते हैं जिनको याद करने से कुछ अंदरूनी सुकून सा महसूस होता है, कुछ सुख मिलता है। सुख इसलिए मिलता है कि ये लोग हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब का एक प्रतीक पुरुष बन गए थे। ऐसी शख्सियतों में जो गंगा जमुनी तहज़ीब का परचम बहुत ऊंचा फहराते रहे, उनमें बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के बारे में बहुत कुछ पहले भी हम एक दो एपिसोड्स में बातें कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको नए सिरे से दोहरा लेना अच्छा लगता है। एक महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि 1947 में जब ये देश बंटवारा हुआ देश का, तो उस वक्त ये अपने मूल जो इनका गृह नगर था कसूर में चले गए। लेकिन वहाँ कुछ बरस बिताने के बाद इनको लगा कि नहीं, वो बातें नहीं रहेंगी, यहाँ वो हलचल नहीं हो पाएगी। इस मुल्क में संगीत की और इन चीज़ों की कद्र शायद उस लेवल तक, उस स्तर पर ना हो पाए जिस स्तर पर मैंने ख्वाब देखे हैं। और इसी बात को लेकर उनको लगा कि कुछ अपने ही शहर में जहाँ पैदा हुए, जहाँ के नाम से पहचान बनी इनको बड़ी एक लगा कि जैसे सफोकेशन सी, जैसे दम घुटता है। इन्होंने एक बार कहा भी था कि मुझे लगा कि अपने ही शहर में जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरी परवरिश हुई, जहाँ मेरा जो एलिमेंट्री प्रशिक्षण था, शुरुआती दौर का जो ट्रेनिंग थी जहाँ हुई, उसी शहर में मुझे लगे कि मेरा दम घुटता है। तो बड़ी अजीब सी बात है। तो इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैं तो ये मुल्क छोड़ दूँगा और मैं भारत चला जाऊँगा। भारत पहले भी पहले जब बड़ा भारत था, अविभाजित भारत, तब भी अक्सर इनका आना जाना होता था, लोग तो वही थे। लेकिन यह है कि एक तय कर लिया कि इस शहर में नहीं रहना, और कसूर को छोड़कर ये सीधा बम्बई चले गए। बम्बई में जो ख़ास बात हुई जिसका ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि अक्सर हमारे भारतीय राजनीति के इतिहास में एक शख्स को, एक प्रधानमंत्री को बेहद रूखा प्रधानमंत्री माना जाता है कि जैसे ये संवेदनहीन है, इस आदमी के सीने में दिल नहीं धड़कता। और वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे बॉम्बे स्टेट के। तब बॉम्बे एक स्टेट थी, एक राज्य था, और उसके मुख्यमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई, जो बाद में भी देश के प्रधानमंत्री भी बने जनता पार्टी की सरकार में। और उनको बेहद कट्टरपंथी सा और अलग किस्म का इंसान माना जाता था कि ये इंसान, कभी इसको किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, गाते हुए किसी गाने की महफ़िल में, संगीत की महफ़िल में बैठे हुए भी किसी के लिए देखना बड़ा दुश्वार था। लेकिन अब ये सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि जब बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जब बम्बई गए और उनको पता चला मोरारजी देसाई को कि वो अपना मुल्क, अपना जो पुश्तैनी जो घर था वो छोड़कर यहाँ बसना चाहते हैं, तो उन्होंने ख़ुद उनके लिए न केवल भारत की जो नागरिकता की वो सुनिश्चित बनाई, बल्कि उनके लिए, उनके निवास के लिए मालाबार हिल्स में उनके कद के अनुरूप एक बंगले का बंदोबस्त भी सरकारी खर्चे पे किया। वजह सिर्फ़ एक थी कि एहतराम, कुछ लोग इतना ज़्यादा एहतराम के काबिल बन जाते हैं कि कोई भी शख्सियत हो, कोई भी सियासी विचारधारा, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता लंबा चौड़ा। और मोरारजी देसाई ने इनके शुरुआती दौर में इनके रहने सहने का बंदोबस्त किया, इनकी नागरिकता का सारा कुछ वो ख़ुद ही उन्होंने किया। दूसरी जो ख़ास बात थी कि ये वहाँ रहकर भी, बम्बई की दुनिया में रहकर भी, बम्बैया दुनिया में फ़िल्मों की राजधानी जो थी, भारतीय फ़िल्मों की राजधानी, वहाँ रहकर भी ये फ़िल्मों से परहेज़ करते थे कि मैं किसी फ़िल्म में नहीं गाऊँगा। ये एक मन में संकल्प था कि मैं सारी उम्र संगीत को ही समर्पित रहूँगा। यहाँ संगीत के दीवाने बहुत हैं और इसलिए मैं ये भी नहीं चाहूँगा। तो इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैं किसी फ़िल्म के लिए नहीं गाऊँगा। और मित्रों, उन दिनों में मुग़ल आज़म सबसे बड़ी महंगी फ़िल्म मानी जाती थी, और के आसिफ़ साहब जो उस फ़िल्म के निर्माता निर्देशक थे, उनके लिए संकट ये था कि इस फ़िल्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इतना ज़्यादा इस फ़िल्म के जो महंगे सेट्स थे उन पर इतना ज़्यादा खर्च हो चुका था, और जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो लगता था कि वो इसी में ही पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। लेकिन वो एक बात पे बज़िद थे। जैसे ये लोग अपनी कला के बारे में थोड़े से बज़िद होते थे, वैसे के आसिफ़ भी अपनी कला के बारे में, अपनी जो
फिल्म निर्देशन के बारे में बड़े बज़िद होते थे कि नहीं, मैं इसमें क्वालिटी की गुणवत्ता से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और उन्होंने फ़ैसला कर लिया मन ही मन कि मैं बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब से एक गीत ज़रूर इसमें उनसे मैं मिन्नत करूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि वो आएँ और वो एक गीत ज़रूर कम से कम इस फिल्म के लिए दे दें। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने साफ मना कर दिया और उसके बाद भी जब के आसिफ़ ने उनके घुटने पकड़ लिए कि नहीं महाराज, मैं तो ये ज़िद ठान के आया हूँ और मैंने एक फ़िल्म में इस फिल्म में आपकी जो मौजूदगी है उसको लाना है हर हालत में। तो उस वक्त बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने सोचा कि एक तरीका ये भी है कि मैं इतने पैसे मांग लूँ कि इसकी औकात ही ना हो। तो उन्होंने वो दौर था जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी 500 रुपये से ज़्यादा एक नगमे का, एक गीत का नहीं मिला करता था। उस दौर में इन्होंने 25,000 रुपया एक गीत की शर्त रख दी कि 25,000 रुपया अदा करोगे तो मैं गाऊंगा, वरना नहीं गाऊंगा। मकसद ये था कि ना कर दे ये। लेकिन के आसिफ़ अपने ज़ौक़ और शौक़ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तहैया कर लिया कि अगर ज़िंदगी है मियाँ तो इतना शौक़ और ज़ौक़ उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े दे देनी चाहिए। और उन्होंने कहीं से कर्ज़ों का बंदोबस्त करके इनकी राशि इनको अदा की और उसके बाद इनसे के आसिफ़ ने मुग़ल आज़म में गीत गवाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये बात अलग है कि 25,000 लेने के बाद उस्ताद ने अपने आप कुछ रकम रखी, कितनी रखी ये बात घोषित नहीं की और कितनी लौटाई लिफाफे में बंद करके, ये बात भी किसी को नहीं बताई। लेकिन अपनी शर्तों पर अपने कला को, संगीत को कायम रखना, स्तर को, ये इनका एक अहद था। तीसरी बात जो ख़ास तौर से आपसे बांटना चाहूँगा कि उस्ताद को ये लगता था कि लंबे लंबे आलाप अगर जारी रहेंगे क्लासिकल संगीत में, शास्त्रीय संगीत में, तो लोग कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। तो इन्होंने सभी आलापों को एक संक्षिप्तीकरण उनका किया और एक नए रूप में देना शुरू किया। और इनको ये भी लगा कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान के नाम से तो लोग पता नहीं क्या क्या मन में ख्वाब पालते होंगे, इसलिए इन्होंने नाम भी बदल लिया कुछ वक्फ़े के लिए, कुछ सालों के लिए। और ये सब रंग के नाम से इन्होंने अपना वो एक तखल्लुस रख लिया और तखल्लुस के नाम से ही, सब रंग के नाम से ये रागों का जो अंदाज़ था, अंदाज़े बयां, उसको अपना पेश करते रहे। और वो पेशबंदी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई कि लोग तलाश करने लगे कि ये सब रंग है कौन। और बड़े लंबे अरसे के बाद लोगों को मालूम हुआ कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का है। तो उस वक्त ये माना गया कि ये भी इनकी देन है कि शास्त्रीय संगीत को भी बदले हुए हालात में अपने उच्च स्तर पर कायम रखना, उतना ही लोकप्रिय बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इनका एहतराम बहुत हुआ। अब जो यादगारे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान एक संस्था है, उसका संचालन इनकी एक शिष्या है मालती जिलानी। तो मालती करती रही हैं अब तक और उसके माध्यम से क्लासिकल संगीत की शिक्षा और जो गायक हैं क्लासिकल के, उनको सम्मानित करना, उनको प्रोत्साहन देना, ये काम चलता रहा। तो हैदराबाद जहाँ ये बाद में आके बस गए थे, तो हैदराबाद की एक सबसे बड़ी जो सड़क थी उसका नाम भी बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब मार्ग रखा गया। साहब भी नहीं छोड़ा गया, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब भी नहीं छोड़ा गया, पूरा नाम पूरे एहतराम के साथ उस सड़क के नाम के साथ जोड़ दिया गया। ऐसा एहतराम मित्रों बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आज जन्मदिन के मौके पर उनको याद कर लेना अच्छा लगता है। शुक्रिया।